हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास 10th, ठीक है, साइंस की। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, है ना। हम लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो पहली प्रॉपर्टी है कंबस्चन। कंबस्चन आपने 7th 8th क्लास में पढ़ रखा है ना। कंबस्चन क्या होता है? देखो, जो कार्बन होते हैं और इसके जो एलोट्रॉप्स होते हैं, ये बर्न होके क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं ना। ऑक्सीजन में बर्न होते हैं और हमें क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और हीट और लाइट को रिलीज करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, है ना, उसमें लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होती है और लाइट भी निकलती है जब हम उसे जलाते हैं, ठीक है। और ये सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं, है ना। ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और हमें हीट देते हैं, साथ में लाइट देते हैं, ठीक है। मीथेन जब हम बर्न करते हैं तो वो हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर निकलता है H2O और हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वहीं पे जो अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, ये जब बर्न होता है तो क्या देता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, ठीक है। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, हमने चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ लिया था बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को, है ना। पहले हाईएस्ट जो मॉलिक्यूल है उसको बैलेंस करते हैं, है ना। तो आप उसको कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो प्रीवियस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पोर्शन। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है। टेक सम कार्बन कंपाउंड्स, है ना, जैसे कपूर हो गया, कम्फर्ट जिसको बोलते हैं, अल्कोहल, ये सब कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब इनको स्पैचुला पे रख के बर्न करें। तो आप उसका नेचर ऑब्जर्व करिए कि उसमें कौन सी फ्लेम, किस कलर की फ्लेम निकल रही है, क्या उसमें से लाइट प्रोड्यूस हो रही है या हीट प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं, धुआं निकल रहा है कि नहीं, ठीक है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जनरली वो क्लीन फ्लेम देते हैं, ठीक है। वहीं पे जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो हमें येलो फ्लेम देते हैं विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, जिसमें क्या होता है, ब्लैक स्मोक होता है, ठीक है, काला धुआं। दिस रिजल्ट्स इन अ सूटी डिपॉजिट। सूटी डिपॉजिट मतलब राख जो जम जाती है ना, ऑन द मेटल प्लेट इन एक्टिविटी, ठीक है। अगर हम एयर की सप्लाई को लिमिट कर दें, मतलब कम एयर दे, तो क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा। जो हमारा कंपाउंड है वो अच्छे से जलेगा नहीं, ठीक। तो वहाँ पे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, जो कि क्या देते थे, क्लीन फ्लेम देते थे, लेकिन अगर हम उनको एयर कम मात्रा में देते हैं तो वो हमें क्या देंगे, सूटी फ्लेम देंगे, मतलब धुएंदार फ्लेम देंगे जिसमें पार्टिकल्स होंगे ब्लैक कलर के, ठीक है। जैसे आप लैंप वगैरह जलाते हो तो उसमें क्या होता है, उसकी कांच पे, लैंप की कांच पे क्या होता है, कुछ काला काला जम जाता है ना। फिर आप उसको हाथ से अगर साफ करते हो तो कैसे फिसलन जैसा, राख जैसा होता है, ठीक है। ओके, द गैस kerosene stove used at home has inlets for air so that the sufficiently oxygen rich mixture is burned to give a clean blue flame, है ना। जब गैस हमारी अच्छे से जल पाती है तो क्या, कैसी फ्लेम होती है, ब्लू कलर की, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हमारा बर्तन होता है जिस पे हम खाना बना रहे होते हैं उसके नीचे तली पे क्या होता है, काला काला जम जाता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो होल्स हैं, है ना, एयर होल्स हैं, वहाँ पे एयर का ब्लॉकेज हो रहा है, ठीक है।
तो वहाँ पे फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं हो पा रहा है, मतलब फ्यूल वेस्ट हो रहा है। अब जैसे कोयला है और पेट्रोलियम है, तो इनमें कुछ अमाउंट में क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं इनमें, ठीक है। तो इनका जो कंबस्चन होता है वो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड और ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो उनको जलाने पे क्या निकलता है, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो क्या करते हैं, पॉल्यूशन का काम करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कोई सब्सटेंस बर्न होता है, या तो वो धुएं के साथ बर्न होता है, फ्लेम के साथ, या फिर उसमें फ्लेम नहीं होता, ऐसा क्यों? तो देखेंगे, देखो जो कोयल होता है और जो लकड़ी में आग लगती है, ठीक है, आप उनको अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि जो कैंडल है वो अच्छे से जल जाती है ना। एलपीजी जो गैस है वो अच्छे से बर्न होती है फ्लेम के साथ, है ना। लेकिन अगर हम कोयले को जलाते हैं या फिर चारकोल को जलाते हैं अंगीठी के अंदर, तो कभी कभी क्या होता है, उसमें से रेड कलर का ग्लो निकलता है ना, वो चमकदार रेड कलर दिखता है हमें, लेकिन उसमें से धुआं नहीं निकलता, फ्लेम नहीं निकलता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्लेम है ना, वो केवल तब प्रोड्यूस होता है जब उसमें गैसियस वेपर बर्न होते हैं, ठीक है। व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न, जब उनमें गैसियस सब्सटेंस बर्न होते हैं तब वो फ्लेम निकलती है। अगर हम लकड़ी और चारकोल में आग लगाते हैं, ठीक है, तो उनमें जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो वेपराइज होते हैं और बर्न होके वो क्या देते हैं, फ्लेम देते हैं हमें, ठीक है। जो ल्यूमिनस फ्लेम होती है, चमकदार फ्लेम होती है, वो देखी जाती है कब, जब एटम जो है गैस या सब्सटेंस का वो हीट होता है, ठीक है, तब वो ग्लो करना स्टार्ट करता है। जो कलर प्रोड्यूस होता है एलिमेंट्स में, वो एक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। हर एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कलर प्रोड्यूस करता है। जब हम कॉपर वायर को गर्म करते हैं फ्लेम में, तो क्या होता है, जो इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है उसकी वजह से क्या होता है, सूट का फॉर्मेशन होता है ना। सूट क्या होते हैं, कार्बन ही होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। कोयला और जो पेट्रोलियम होते हैं, ठीक है, ये बायोमास से बने होते हैं, जो कहाँ पे सब्जेक्टेड होते हैं, जो वेरियस बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। कोयला क्या होता है, कोयला कहाँ से मिलता है, कोयला मेनली होता है ट्रीज के जो रिमेन्स होते हैं, है ना, फर्न्स और जो प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं उनसे बनता है, ठीक है। मिलियन ईयर एगो जो चीज़ें, जो प्लांट्स, जो ट्रीज दब गई, है ना, सड़ गई, उनसे बनता है। दीज वर क्रस्ड इनटू द अर्थ, है ना, अर्थ के अंदर वो चली गई, ठीक है। कुछ नेचुरल कैलेमिटी हुई होगी जिसकी वजह से वो क्या हो गई होंगी, वो मिट्टी के नीचे दब गई होंगी, ठीक है। और वो क्या लेयर बाय लेयर उनके ऊपर मिट्टी जमती गई, ठीक है, और चट्टाने बन गई ये मिट्टी, ठीक है। और वो क्या हो गए, स्लोली कोयले में चेंज हो गए प्रेशर और हीट के कारण। Oil and gas are the remain of millions of tiny plants and animals that lived in the
सी, है ना। सी के नीचे जो ये एनिमल्स और प्लांट्स दबे हुए हैं मिलियन ईयर से, उनसे ये बनता है ऑयल और गैस। जब ये एनिमल्स और प्लांट्स डाई हो गए, मर गए, ठीक है, तो उनकी जो बॉडीज़ है वो कहाँ सैंक हो गई, वो तैर के कहाँ पहुँच गई, सी के बेड में, है ना। सी बेड में पहुँच गई, जहाँ पे वो सिल्ट के थ्रू कवर हो गई, उन पे बैक्टीरिया ने अटैक किया, ठीक है, और उनको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, ऑयल में और पेट्रोलियम में, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, आपने इसके बारे में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है ना, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। तो कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जब हम उनका कंबशन कराते हैं, ठीक है। अब इनका जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इस कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमारे पास रिएक्शन आता है, अल्कोहल जो है वो किस में चेंज होता आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन है CH3CH2OH, है ना, एथिल अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में और हीट हम जब इसको देते हैं तो इसमें चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH3COH में, ठीक है। और हमने देखा क्या, हम देखते हैं कि कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कैपेबल होते हैं ऑक्सीजन को दूसरे में ऐड करने में, है ना। वो एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं, जिससे ये इसमें ऑक्सीजन को और ऐड किया जा सके, ठीक है। इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। और उनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। ये क्या है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, एसिड्स को, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। एडिशन रिएक्शन ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना, इसके पहले वाले चैप्टर में। आइए देखते हैं कार्बन कैसे एडिशन रिएक्शन करते हैं। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, है ना, जिनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एंड ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकेल, है ना। निकेल या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। इनको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट, ठीक है। ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन होने में हेल्प करते हैं और रिएक्शन को एक डिफरेंट रेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और वो उनकी वजह से रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग अ निकल कैटलिस्ट, है ना। निकल कैटलिस्ट का यूज करके क्या बनता है, हाइड्रोजन ऑयल का, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनका हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं, ठीक है। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स रखते हैं, ठीक है। वहीं पे जो एनिमल फैट्स होते हैं उनका जो कार्बन चेन होता है वो कैसा होता है, वो सैचुरेटेड होता है, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, इस कैटलिस्ट की हेल्प से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किस में चेंज कर देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। और आपने कभी कभी टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखा होगा कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, है ना, वो हेल्दी होते हैं, है ना। और जो एनिमल फैट्स होते हैं वो कंटेन करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो क्या है, जो कि हार्मफुल बताया जाता है हेल्थ के लिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, है ना। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो फेयरली क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, है ना। उनमें सारा सिंगल बॉन्ड होता है और वो स्टेबल होते हैं ज़्यादा। एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रेजेंट। ठीक है। लेकिन वहीं पे क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन्स इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन, है ना। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन ऐड हो जाता है हाइड्रोकार्बन में और ये रिएक्शन क्या होता है, बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है। और ये क्लोरीन जो है हाइड्रोजन एटम को 1 बाय 1 रिप्लेस कर सकता है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये क्या करता है, एक टाइप से एटम को ग्रुप से निकाल के अपने आप को वहाँ पे प्लेस कर लेता है, मतलब दूसरे एटम को उसकी जगह से रिप्लेस कर देता है। ठीक है। A number of products are usually formed with the higher homologous of alkene. जैसे मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, CH3Cl, और उसमें प्रोड्यूस होता है HCl। ठीक है। और ये कब होगा, जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तभी। कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जैसे एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। एथेनॉल क्या होता है, देखो बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं, है ना, जो हमारे लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है, जैसे एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो एथेनॉल है वो एक तरीके का लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, है ना। रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है। आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं, टेबल जो हमारे पास 4.1 था। ठीक है। एथेनॉल जो होते हैं कॉमनली हम इनको अल्कोहल बोलते हैं, है ना। एंड ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसलिए ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग और एक्टिव इंग्रेडिएंट है ड्रिंक्स का। और इसे हम मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, जैसे टिंचर आयोडीन बनाने में, कफ सिरप बनाने में, और बहुत सारी जो टॉनिक्स होती हैं हेल्थ वाली, उनको बनाने में हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं। जो एथेनॉल है ना, वो सॉल्युबल है किसमें, वाटर में, इन ऑल प्रोपोर्शन। लेकिन जो एथेनॉल का हम कंजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल, इससे हम क्या क्या काज हो सकता है, ड्रंकनेस, है ना। हालांकि लोग अल्कोहल पीने को कंडेम करते हैं, है ना, अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या है, सोशली बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते हैं, बुरा कहे जाने के बाद भी। ठीक है। लेकिन वहीं पे
अगर हम एक स्मॉल क्वांटिटी में भी प्योर एथेनॉल को कंज्यूम करते हैं, है ना, एब्सोल्यूट अल्कोहल, तो ये लीथल हो सकता है, मतलब डेंजरस हो सकता है, कॉज ऑफ डेथ हो सकता है। ठीक है। और अगर हम लंबे समय तक अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, थोड़ा थोड़ा भी, तो ये बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को, है ना, जनरेट करता है, लीड टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। रिएक्शंस ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल के रिएक्शंस कैसे होते हैं? सोडियम के साथ क्या रिएक्ट करता है ये? यहाँ पे क्वेश्चन है, सोडियम प्लस एथेनॉल क्या बनाता है? सोडियम एथॉक्साइड, है ना, और इसमें हाइड्रोजन रिलीज होता है। ठीक है। रिएक्शन टू गिव अंडरस्टैंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एथेनॉल से रिएक्शन करके हम क्या पा सकते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एथिल अल्कोहल, उसको कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में गर्म करने पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। क्या बोलेंगे हम इसको? एल्कीन। ठीक है। एल्कीन में भी 2 कार्बन है तो इथेन। और क्या मिलेगा हमें? वाटर, H2O। ठीक है। ये जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये कैन बी रिगार्डेड एज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कह सकते हैं, जो क्या करता है? वाटर को एथेनॉल से रिमूव करता है ना। वाटर को रिमूव करना ही क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन, है ना। जब हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन हो गया। तो वैसे ही जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या करता है? अल्कोहल से वाटर को रिमूव करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है। इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम एथेनॉल को कॉमर्शियली यूज़ कर रहे हैं, है ना, कंज्यूम कर रहे हैं ऐसे ही, तो ये किस तरीके से लिविंग बींग्स को इफेक्ट डालता है? तो देखते हैं। अगर हम लार्ज क्वांटिटी में अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो इससे क्या होता है? हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है, और हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो डिप्रेस हो जाता है। ठीक है। और इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे क्या होता है? हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो ख़राब हो जाता है, हमें मेंटल कन्फ्यूजन जैसी कंडीशंस हो जाती हैं, और ड्राउजीनेस हो जाता है। ठीक है। और फाइनली क्या होते हैं? हम बीमार पड़ने लगते हैं। ठीक है। बहुत सारी डिजीज़ से घिर जाते हैं। और जो कुछ लोगों को क्या फील होता है? जजमेंटल, जो उनका सेंस ऑफ जजमेंट होता है वो, उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है। उनके सेंस ऑफ टाइमिंग में दिक्कत होती है, उनके मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है। और एथेनॉल की तरह, अनलाइक एथेनॉल, अगर हम मिथेनॉल को कंज्यूम करते हैं इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? डेथ हो सकता है। जो मिथेनॉल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इन मेथेनॉल, ठीक है, लीवर में। और जो मेथेनॉल होता है ये रिएक्ट करता है विथ द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। ठीक है। वो सेल्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करने लगता है। तो इससे क्या होता है? इट कोगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म का थक्का बनाने लगता है, स्कंदन करने लगता है। ठीक है। इन मच द सेम वे एन एग इज कोगुलेटेड बाय द कुकिंग, है ना। जैसे हम कुकिंग करते हैं तो एग के जो लिक्विड्स होते हैं उसमें थक्का जब जाता है ना, ऑमलेट वगैरह जब बनाते हैं, तो वैसे ही हमारा जो
प्रोटोप्लाज्मा होता है उसमें ये थक्का जमा देते हैं, ठीक है। और ये हमारे ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है ना। जो एथेनॉल है ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है ना। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इट इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस, है ना। इसमें मेथेनॉल को ऐड किया जाता है ताकि लोग इसे पिए नहीं। जो डाइज होते हैं, कलर्स, है ना, आर आल्सो एडेड टू कलर द अल्कोहल ब्लू सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली, है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है, जिनमें हम ये मिक्सिंग करते हैं मेथेनॉल का और डाई का, कलर का। एथेनॉल एज अ फ्यूल, हम एथेनॉल अल्कोहल को एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। देखो जो शुगर केन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, मोस्ट इफिशिएंट कन्वर्टर होते हैं सनलाइट को इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। और जो शुगर केन जूस होता है उसको हम यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर मोलासिस विच इज़ फर्मेंटेड टू गिव अल्कोहल, ठीक है, जो फर्मेंट होके हमें क्या देता है, अल्कोहल, जिसे हम एथेनॉल भी बोलते हैं। कुछ कंट्रीज़ में अब क्या हो रहा है, जो अल्कोहल का यूज़ हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, वो पेट्रोल में एज एन एडिटिव के रूप में यूज़ होता है, इंडिया में भी यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये क्लीनर फ्यूल है जो हमें, जो जलने पे क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है, बाकी के पॉल्यूटेंट्स नहीं प्रोड्यूस करता, जैसे सल्फर, ये सारी नाइट्रोजन, इनके ऑक्साइड्स नहीं प्रोड्यूस करता, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड, हमने अभी तक देखा एथेनॉल, अब एथेनोइक एसिड। जो एथेनोइक एसिड होते हैं वो कॉमनली हम उनको बोलते हैं एसिटिक एसिड, और ये बिलोंग करते हैं ग्रुप ऑफ एसिड्स जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। 5 to 8% जो सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का वाटर में, उसको हम बोलते हैं विनेगर, है ना। हम अचार वगैरह में डालते हैं ना, पिकल वगैरह में, उनको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। उनमें एसिटिक एसिड कितना होता है, 5 to 8% वाटर सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का, दैट इज एथेनोइक एसिड। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन, ठीक है। और इसे हम फ्रीज भी कर सकते हैं विंटर के टाइम में, कोल्ड क्लाइमेट में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ग्रुप को, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एसिटिक नेचर, है ना। उसको हम एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका नेचर जो होता है वो एसिटिक होता है। लेकिन वहीं पे जैसे HCl था, ये भी एसिड है, लेकिन ये क्या है, ये कंप्लीटली आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, आयनाइज होते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये क्या होते हैं, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये वीक एसिड होते हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड के रिएक्शंस कैसे होते हैं, जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, जो एस्टर है ना, आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। हमने पहले देखा एस्टर कैसे बनता है, एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से बनता है, ठीक है। जब एथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है विद एब्सोल्यूट एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, है ना, तो ये क्या देता है, हमें एस्टर देता है, ठीक है, CH3COH
प्लस CH2OH, एस्टर प्लस एथेरोइक एसिड प्लस आपका अल्कोहल है ना, इथेनॉल। ये हमें क्या देता है, एस्टर देता है और वाटर देता है। जनरली जो एस्टर्स होते हैं है ना, वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं और इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, परफ्यूम बनाने में और एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं विद विच इज़ एन एल्कली, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। जो एस्टर है वो कन्वर्ट हो जाता है फिर से अल्कोहल में, एसिड से रिएक्ट करके ये बनाते हैं एस्टर। फिर एस्टर को अगर हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो ये फिर से क्या बना लेते हैं, अल्कोहल। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, इसको यूज़ करते हैं हम सोप बनाने में, साबुन को बनाने में। ठीक है, सोप क्या होते हैं, सोप आर सोडियम आर पोटेशियम साल्ट। सोप क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, किसके, सोडियम और पोटेशियम के। ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे देखो CH3COOC2H5, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में क्या देगा, अल्कोहल देगा और सोडियम का सॉल्ट देगा। ठीक है, रिएक्शन विद अ बेस के साथ कैसा रिएक्शन होता है, जैसे मिनरल एसिड होते हैं है ना, एथेनोइक एसिड भी रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, और क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं। ठीक है, और वाटर देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CH3COS के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, सोडियम एसीटेट, और हमें क्या मिलता है, वाटर। ठीक है, हाउ डज, ये क्या है, एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जो एथेनोइक एसिड होता है उसका कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कैसा रिएक्शन होता है, तो पहले हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ओके, इसके लिए हमें चैप्टर 2 में जाना पड़ेगा, है ना। सेटअप द अपरेटस एज सोन इन चैप्टर 2 एक्टिविटी 2.5। उसमें हम क्या करेंगे, एक स्पैचुला में सोडियम कार्बोनेट को लेंगे और एक स्पैचुला सोडियम कार्बोनेट टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें 2 ml डाइल्यूट एथेनोइक एसिड डालेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या हो रहा है उसके साथ, और हम इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अभी तक तो हमने सोडियम कार्बोनेट लिया था, फिर हम उसको हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मतलब बाई कार्बोनेट के साथ करके देखेंगे। ठीक है, आप प्रीवियस सेट में देख सकते हैं ये रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट का। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होता है, जब एथेनोइक रिएक्ट करता है विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स तो उसमें क्या मिलता है हमें, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है वो, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमनली सोडियम एसीटेट। जैसे CH2COH है ना, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और अगर ये एथेनोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब भी क्या देता है, सोडियम एसीटेट, फिर क्या मिलता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इनका फंक्शन क्या है, कैसे ये वर्क करते हैं, तो एक्टिविटी देखेंगे। टेक अबाउट 100 ml ऑफ वाटर इन ईच इन 2 टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब में 10 ml वाटर लेंगे, सॉरी मैंने 100 ml पढ़ लिया, एंड
ड्रॉप ऑफ ऑयल, उसमें ऑयल ऐड करेंगे बोथ टेस्ट ट्यूब में और उनको लेबल देंगे ए बी का, ठीक है। फिर टेस्ट ट्यूब बी जो है उसमें ऐड करेंगे सोप सोल्यूशन, बट अब दोनों को सेक करेंगे टेस्ट ट्यूब को, ठीक है, अच्छे से कुछ टाइम के लिए। तो आप देखोगे कि क्या ऑयल का और जो वाटर का लेयर है वो सेपरेट है दोनों टेस्ट ट्यूब में या फिर नहीं है। तो जिसमें हमने सोप नहीं डाला होगा उसमें क्या होगा, ऑयल और वाटर का लेवल सेपरेट होगा, लेकिन बी में क्या ऑब्जर्व करोगे आप, बी में क्या होगा, वो जो ऑयल है वो वाटर में मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो एक्टिविटी में क्या मिला हमें, क्या देखने को मिला, जो सोप है ना, वो क्या कर रहा है, वाटर को क्लीन कर रहा है। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर, डस्ट क्या होते हैं, ऑयली होते हैं नेचर में, ठीक है। तो ऑयल क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन जब द मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम आर पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, जो मॉलिक्यूल होते हैं सोप के, ये क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के चेन होते हैं, साल्ट होते हैं, ठीक है। The ionic end of soap interacts with the water while the carbon chain interact with the oil, है ना। जो आयनिक एंड है कार्बनिक कंपाउंड का, है ना, इसका वो सोप का किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से, और जो कार्बन चेन है वो किससे इंटरेक्ट करेगी, ऑयल से, ठीक है। जो सोप मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम बोलते हैं मीसल्स, ठीक है, जहाँ पे जो एक एंड है मॉलिक्यूल का वो ऑयल की तरफ जाएगा, है ना, टूवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट, जबकि आयनिक जो एंड है, फेस है, वो बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, एक इमल्सन फॉर्म होगा, ठीक है, इन वाटर। जो सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स हैं, मिशल्स हैं, वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे डर्ट को पुल करने में, ठीक है, उसको वाटर में ले जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो कपड़ा है ना, क्लोथ है, वो वॉश होके क्लीन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये मीशल्स क्या होते हैं, जो सोप होता है, सोप आर मॉलिक्यूल्स इन विच द टू एंड हैव डिफरिंग प्रॉपर्टीज, है ना, दो एंड्स हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। एक क्या है, एक हाइड्रोफिलिक है, जो क्या है, जो इंटरेक्ट करता है विद वाटर, जबकि दूसरा एंड क्या है, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, जो इंटरेक्ट करता है किससे, हाइड्रोकार्बन से। अगर सोप, जब हम सोप को क्या करते हैं, वाटर के सरफेस पे डालते हैं, इस एट द सरफेस ऑफ वाटर, जो हाइड्रोफोबिक टेल है उसका, है ना, सोप का, वो विल नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में घुलेगा नहीं, और जो द सोप विल अलाइन अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर विद द आयनिक एंड, वो आयनिक एंड के साथ अलाइन हो जाएगा, और जो हाइड्रोकार्बन टेल है वो पानी में निकल जाएगा, है ना। और इन मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स में एक यूनिक ओरिएंटेशन होता है जो कि इन्हें क्या करता है, दैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर, जो उन्हें पानी से बाहर रखता है। इस तरीके से जो क्लस्टर है मॉलिक्यूल का जिसमें हाइड्रोफोबिक टेल है, ठीक है, वो इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, वो क्लस्टर के अंदर है, और जो आयनिक एंड है आर ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर, वो क्लस्टर के सरफेस पे है।
ये जो फॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं मिशेल्स। जो सोप है, सोप इन द फॉर्म ऑफ मिशेल इज एबल टू क्लीन, है ना। सोप जब मिशेल का फॉर्मेशन करता है, जब इस फॉर्म में होता है तभी वो क्लीन करने में एबल हो पाता है, ठीक है। और इस तरीके से जो ऑयली डर्ट होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, मिशेल के सेंटर में। और ये जो मिशेल है वो सॉल्यूशन में रहता है एज अ कोलाइड एंड will not come together to precipitate because of ion repulsion। वो प्रेसिपिटेट नहीं होता। इस तरीके से जो डर्ट है वो क्या हो जाती है, सस्पेंडेड इन द मिशेल्स इज ऑल्सो ईजिली रिंस्ड अवे, है ना, वो अच्छे से धुल के बाहर हो जाती है। और ये जो सोप मिशेल्स है ना, ये लाइट को स्कैटर करते हैं, इसलिए जो सोप सोल्यूशन है वो हमें कैसे दिखता है, वो हमें क्लाउडी दिखता है, ठीक है। ओके अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि जब हम बाथ ले रहे हों, है ना, बाथिंग दैट फोम इज फॉर्म विद डिफिकल्टी एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जो फोम बनता है वो क्या होता है, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, वॉशिंग के बाद भी वो पानी में बना रहता है। ऐसा क्यों? ये इसलिए होता है कि दिस इज कॉज बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स, है ना। वो किसके साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स के साथ, जिसकी वजह से जो वाटर है उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है ना, जो वाटर हार्ड हो जाता है। तो हेंस यू नीड टू यूज़ अ लार्जर अमाउंट ऑफ सोप। हमें क्या करना पड़ता है, सोप की लार्ज अमाउंट को यूज़ करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड डिटर्जेंट्स एज क्लीनिंग एजेंट। तो हम किसका यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट का, जिन्हें हम क्लीनिंग एजेंट भी कहते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो जनरली किससे बने होते हैं, सोडियम सॉल्ट होते हैं, ठीक है, सोडियम साल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या फिर अमोनियम साल्ट होते हैं विथ क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड आयन, ठीक है। दोनों में क्या होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ठीक है। और जो चार्ज होते हैं, द चार्ज एंड ऑफ दीज कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन हार्ड वाटर। ये क्या करते हैं, ये प्रेसिपिटेशन नहीं करते, ठीक है, हार्ड वाटर में। इस वजह से क्या होता है, जो दस दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, है ना। अगर प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे तो वो रिएक्टिव बने रहेंगे वाटर में, ठीक है। तो इसलिए डिटर्जेंट्स जो है जो यूजुअली यूज़ किए जाते हैं शैम्पूज और क्लोथ क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स बनाने में, ठीक है, जो हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होते हैं। ओके, ये हुआ कंप्लीट आपका चैप्टर। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।